नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 12 है, पार्ट नंबर 11 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 33 लेकर 49 हो रहा है, 49 ले 65 हो रहा है, 65 ले 81 हो रहा है, 81 से 97 हो रहा है, और 97 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 33 लेकर 49 हो रहा है। अगर 33 में 16 को जोड़ देंगे 49 आ जाएगा, और 49 लेकर लिख रहे हैं 55 यानी 65 लिख रहे हैं, तो 49 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा, और 65 लेकर लिख रहे हैं 81 लिख रहे हैं, तब 65 में भी यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे 81 आ जाएगा। 81 से क्या लिख रहे हैं 97 लिख रहे हैं, तो 81 में भी क्या करते हैं 16 को जोड़ेंगे ये 97 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 97 में, ठीक है ना, 97 में क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे, जब 97 में 16 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक है ना, 113 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 113 हो जाएगा। 113 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 192 जो ना यहाँ 282 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 372 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको 192 से 182 कैसे 282 कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 372 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 192 दिख रहा है, अगर 192 में अगर हम क्या करते हैं 90 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 9 एकम 2 एकम 2 हो गया, नहीं यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, हाँ 2 एकम 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो 9 दूनी का 18 गया, ठीक है, 18 का 8 आ गया, हाथ में लगल 1 हो गया, और 2 1 नहीं 1 यहाँ पर आपको फिर जोड़ेंगे कितना 2, ठीक है ना। यहाँ पर 2 1 3 आ गया ना, 3 1 4 आ जाएगा, ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं, अगर 80 को जोड़ते हैं, अगर 80 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक है ना। और 8 दूनी के 16 1 17, तो 17 के 7 हो गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 8 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ठीक ना। यानी देखिए इसमें जोड़ने पर नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए इसमें कैसे लगाएंगे ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर 192 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 1 हो गया, 9 हो गया और 2 हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 282 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इनको भी आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। इनको भी जोड़ने पर कितना गया, ये 12 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 372 को भी रखेंगे, 372 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया। इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कितना रहा है 12 आ गया। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा इन चार ऑप्शन से रखेंगे जिसको पहले जोड़ने पर कितना आया, यानी 12 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 9 2 11 आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है ना, ये 11 आ जा रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको 4, यहाँ पर आपको 4 रखते हैं, ठीक है ना। 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया और 3 हो गया। इनको आपस में जोड़ते हैं, देखिए 5 4 कितना गया, 9 9 3 कितना था, 12 था, हाँ 12 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 453 हो गया। तो 453 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है, और यहाँ पर आपको
देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया है, 4 शब्द दिया है। इन चारों शब्द में से ना 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा जो ना एक आपको अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको विषम शब्द पूछा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट जो 2012 वाला है ना, ये आपको एनटीपीसी एग्जाम चालू हो गया, ठीक है, डेट आ गया। और यहाँ पर एसएससी जीडी का भी आपको एग्जाम डेट आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा, ठीक है। अब देखिए इन प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम संख्या यानी शब्द दिख रही है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको चारों में से क्या दिख रहा है, देखिए ए में आपको गाय दिख रहा है, दूसरा में चीता दिख रहा है, और तीसरा में क्या दिख रहा है, घोड़ा हो गया, और चौथा में कुत्ता दिख रहा है। इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है यानी अलग दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए एक गाय दिख रहा है, एक घोड़ा दिख रहा है और एक कुत्ता दिख रहा है। इन तीनों का है एक केवल जानवर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये जानवर, ठीक है ना, ये जानवर है। ये क्या है, जानवर है। देखिए गाय हो गया, घोड़ा हो गया और कुत्ता हो गया, ये तीनों का दिख रहा है, ये जानवर है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चीता दिख रहा है। चीता क्या है, ये जंगली जानवर है, ठीक है ना, जंगली, ठीक है, यानी जंगली होगा ना यहाँ पर, जंगली, ठीक है। ये जंगली क्या है, जानवर है, ठीक है ना, ये जानवर है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपका दिख रहा है गाय, घोड़ा और कुत्ता, इन तीनों केवल जानवर है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में चीता दिख रहा है, ये क्या है, ये जंगली जानवर है। यानी 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है। तो कौन सा यानी शब्द आपको अलग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी TOUR को यहाँ पर 85 71 के रूप में और DOUT को यहाँ पर को यानी 54 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में डी क्या कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यानी TOUR को क्या लिख रहा है, यानी 85 71 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए यानी देखिए DOUT को क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 54 और 78 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में डी का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दोनों जो दिल लिख रहे हैं ना, उसको लिखेंगे। देखिए TOUR इसको क्या लिख रहे हैं, तो इसको यहाँ पर 85 और 71 लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो DOUT इनको भी क्या लिख रहे हैं, तो इनको देखिए यहाँ पर आपको 54, ठीक है, और 54 78 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि आपको डी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर आपको ये अक्षर दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर और अक्षर को अक्षर में कौन मिलाएंगे और संख्या को संख्या में कौन मिलाएंगे, जो आपको कौन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देखिए ओ और यू दिख रहा है, ओ और यू इसमें मिल रहा है, टी मिल रहा है, टी मिल रहा है। लेकिन देखिए कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, इसमें डी दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए आप संख्या में रखते हैं, संख्या में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 हो गया, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और 5 हो गया, 5 दिख रहा है। देखिए इसमें आपको 1 दिख गया, इसमें 4 दिख गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि टी का कूट क्या होगा, तो डी के पूछा है, तो डी को लिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, तो डी का कूट क्या हो जाएगा, 4 हो गया। लेकिन अगर वही हमको आर का पूछता, आर को 1 हो जाता है, लेकिन हमसे तो डी का पूछा है, तो डी का यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक 3 आधार यानी 5 को संख्या जो 3 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या लिखा है जो 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। ये 826 क्या लिख रहे हैं, 3 संख्या है, ठीक है, और अंकीय। और यहाँ पर देखिए 117 है जो 3 अंकीय संख्या पर है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो देखिए इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 964 दिख रहा है। देखिए 964 हो गया है, ये 964 का दिख रहा है,
ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या हो गया। इसमें तीसरा अंक देखिए बड़ी संख्या के तीसरा अंक पूछा है, तो तीसरा अंक क्या दिख रहा है, ये तीसरा अंक यहाँ पर आपको 4 दिख रही है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि को सबसे छोटी संख्या कौन सा, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको 117 दिख रहा है, ठीक है ना, 117 हो जाएगा। 117 क्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो गया, ठीक है, छोटी संख्या हो गया। छोटी संख्या आके दूसरा अंक यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा अंक में जोड़ा जाए, तो दूसरा अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इनमें जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तीसरा अंक में क्या दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक में क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, 1 हो गया, ठीक है। अब इनको जो बोल रहा है कि जोड़ा जाए, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना गया, ये 5 आ जाएगा, कितना गया, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया, इसका परिणाम क्या हो गया, 5 हो गया। तब 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखे और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखे और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी विषम संख्या है, यहाँ पर क्या पूछा है, विषम, ठीक है ना, ये विषम संख्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको संख्या दिख जाएगा, यानी इसमें बताना है कैसे कितने विषम संख्या है, ठीक है। जिनके देखिए बोल रहा है कि जिनमें से पहले ठीक प्रत्येक के पहले, ठीक है ना, पहले क्या है, एक विषम संख्या, इनके पहले भी क्या रखेंगे, ये विषम, ठीक है, ये संख्या को रखेंगे, ठीक है ना, विषम संख्या। आगे बोल रहा है कि तथा ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, और यहाँ पर विषम संख्या रखेंगे, ठीक है, विषम, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको एक विषम संख्या को बताना है इन श्रृंखला में, कैसे कितने विषम संख्या जिनके पहले भी विषम संख्या है, जिनके बाद भी विषम संख्या है, ठीक है ना। आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा आपको विषम संख्या दिख रही है। देखिए ये आपको एक दिख रहा है विषम संख्या, उसके पहले भी विषम संख्या है, उसके बाद भी विषम संख्या हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। और आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 3 क्या दिख रहा है, विषम 9 दिख रहा है, विषम संख्या है, इसके पहले भी क्या दिख रहा है, विषम संख्या, इसके बाद भी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, यानी 2 दिख रहा है, यानी 2 इसमें ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या है, जिनके बाद भी विषम संख्या है, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर छत्ता जो है ना मोमबत्ती से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द रखेंगे जिसका कागज ले समित हो जाएगा, ठीक है ना। और इन 4 ऑप्शन में से कौन से शब्द को रखेंगे कि कागज ले समित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला ना, ये देखिए छाता, इन छाता से आपको मोमबत्ती से समित है, उसी प्रकार से यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कौन से शब्द को रखेंगे जिससे कागज ले आपको समित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छाता क्या दिख रहे हैं, छाता दिख रहे हैं, यानी छाता मोम से निकलता है, नहीं देखिए यहाँ पर छत्ता हो गया ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे छत्ता से, ठीक है। देखिए छत्ता से मोम, ठीक है, मोम यहाँ पर निकलता है, तो ठीक है ना, मिलता है, ठीक है, यहाँ पर निकलता नहीं मिलता लिखता है, ठीक है, मिलता, ठीक है ना, ये मिलता है, ठीक है। और तो उस जिससे मोमबत्ती बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जिससे लिखते हैं, ठीक है, जिससे, ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती और बनाती हैं, बनाती, ठीक है बनाती है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर छत्ता दिख रहा है, छत्ता से मोम संबंध कैसे है, यानी देखिए छत्ता से मोम निकलता है, मिलता है, छत्ता से मोम मिलता है, जिससे मोमबत्ती बनाते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, मोमबत्ती को बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे जिससे क्या होगा ना, यहाँ पर जिससे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कागज बनाती है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये लकड़ी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, लकड़ी ना, यहाँ पर लकड़ी हो गया, ठीक है, ये लकड़ी दिख रहा है, यानी इसके शब्द पर कौन सा रखेंगे, देखिए यानी यहाँ पर लकड़ी दिख रहा है ना,
यानी लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये आपको लकड़ी हो गया, ठीक है, ये लकड़ी। देखिए यहाँ पर लकड़ी जो है ना कागज निकलता है, यानी लकड़ी से क्या होता है, तो लकड़ी से, देखिए लकड़ी से, ठीक है, लिखते हैं लकड़ी से कागज, ठीक है ना, कागज यहाँ पर बनती हैं, ठीक है, या बनाती हैं चाहे बनती हैं, ठीक है ना, यानी बनती हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर छत्ता से मोमबत्ती समय था, तो छत्ता से मोम मिलता है, और जिस जैसे मोमबत्ती बनाते हैं उसी प्रकार से लकड़ी दिख रहा है, और लकड़ी से कागज बनता है। लकड़ी से क्या बनता है, कागज बनता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द बचेगा, लकड़ी हो गया। तो लकड़ी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे, ठीक है, MNOPQRA से एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि एस के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है, आर और एस के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, आर और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बे, 3 डिब्बे रखे गए हैं, यानी एस देखिए क्यू और एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया, एन को क्यू के नीचे किसी रखा गया है, और एम को देखिए एम को ओ के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी पी और आर को ऊपर किसी एक स्थान पर नहीं रखा गया है। तो सबसे निचले सबसे बोल रहा है सबसे नीचे यानी कौन सा डिब्बा रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 7 को डिब्बा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 7 डिब्बे है, बोल रहा है कि 7 डिब्बे है जो MNOPQR है, ठीक है ना, आर, ठीक है, QRS के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हुए हैं। ये बोल रहा है कि ये आपको जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखा हुआ है, ये जिस क्रम में रखा हुआ है। देखिए ये रखा कैसे है, देखिए यहाँ पर एस के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, यानी एस के ऊपर केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। तो एस को कहाँ रखेंगे, एस को यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर 2 डिब्बा दिख रहा है, नहीं 3 डिब्बा होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3, हाँ 3 डिब्बा दिख रहा है, ठीक है ना। एस के नीचे सॉरी एस के ऊपर क्या दिख रहा है, 3 डिब्बे रखे गए हैं। और बोल रहा है कि आर और एस के बीच केवल एक डिब्बा रखे गए हैं, आर और एस के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो आर को कहाँ रखते हैं, आर और एस के बीच में ना, हाँ तो आर को यहाँ पर रखते हैं, आर और एस के बीच में एक डिब्बा हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर और क्यू के बीच में 3 डिब्बे रखे गए हैं, आर और क्यू के बीच में आर हो गया, और यहाँ पर क्यू रखते हैं, इन दोनों के बीच में कितने 3 डिब्बा, 3 डिब्बा हो गया, ठीक है ना, 3 डिब्बा हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि क्यू को एस के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी क्यू को एस के ऊपर, तो क्यू को एस के ऊपर, तो एस के ऊपर क्यू को रखा गया किसी एक स्थान पर, ठीक है, जो कि 6ठे स्थान पर है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, लेकिन एन को क्यू के नीचे रखा गया है, तो क्यू के नीचे कौन किसको रखा गया, एन को रखा गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एम को, देखिए एम को ओ के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है, लेकिन एम है ना, एम को यानी ओ के ऊपर, तो ओ को कहाँ रखते हैं, ओ को यहाँ पर रखेंगे, जो आपको यहाँ पर ए के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी को आर के ठीक ऊपर नहीं, देखिए या ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, इसके कहने का मतलब हो गया कि देखिए पी को आर के ठीक ऊपर, यानी पी जो है ना, पी को आर के ऊपर, तो देखिए पी को यहाँ पर रखते हैं, जिसका आर के ऊपर भी नहीं और ना आर के नीचे है, ठीक है ना, ना आर को ऊपर और आर के ना नीचे है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे नीचे यानी कौन सा डिब्बा रखा गया है, तो सबसे नीचे यहाँ पर कौन सा डिब्बा दिख रहा है, देखिए तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक यानी ओ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, सबसे नीचे डिब्बा कौन सा है, ओ है, तो ओ को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं, और इन 4 वेंडोग्राम से कौन सा वेंडोग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको अंगूर दिख रहा है, अनानास दिख रहा है और फल दिख रहा है, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। यहाँ पर आपको फल दिख रहा है, ठीक है ना, फल के अंदर में अनानास भी आते हैं और फल के अंदर में अंगूर भी आता है, इन दोनों क्या हो जाएगा, यानी फल और अंगूर दिख रहा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसको अनानास, ठीक है ना, और इसको मानते हैं अंगूर हो गया, ठीक है ना, ये अंगूर दिख रहा है, ठीक है, ये अंगूर हो गया।
ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फल दिख रहा है। फल के अंदर में यहाँ पर अनानास भी है और फल के अंदर में यहाँ पर अंगूर भी है, ठीक है ना। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मिस्टर यानी अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, अंत में वे दाहिने मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बिंदु पी पर रुक जाते हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, मिस्टर अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए को यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है ना। ए मान लीजिए ए हो गया यहाँ से, ए किधर चल रहा है, अब पूर्व की तरफ चल रहा है। कितना चल रहा है, देखिए यहाँ पर 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। ऊपर चलते हैं, आगे बोल रहा है कि फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं। तो दाहिने आएंगे तो इधर आएंगे, ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। और बोल रहा है कि दाएं मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 14 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, तो फिर दाहिने मुड़ गया, ये 14 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि फिर वे दाहिने मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं और कितना कर रहा है, 16 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। ये 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, अंत में वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, यानी अंत में क्या करता है कि 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, वो दाहिने मुड़ते हैं, ठीक है ना। और यहाँ बोल रहा है कि बिंदु पी पर रुक जाते हैं, तो बिंदु पी पर रुक गया, ठीक है। तब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको पी पर रुक गया, फिर ए पर दोबारा आने के लिए ना वो कितने दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये दक्षिण की तरफ आ रहा है। यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है कि दक्षिण दिशा में आ रहा है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में। लेकिन क्या बोल रहा है, यानी कितने किलोमीटर भी है, देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 16 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है। और ये कितना दिख रहा है, ये 5 किलोमीटर दिख रहा है। ये टोटल कितना दिख रहा है, 5 किलोमीटर, और ये 16 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसको रख लेंगे तो कितना गया, ये 5 आ गया, ये कितना गया, ये आपको यहाँ पर आपको ये 5 आ गया, ठीक है ना। तो इसको मिला देंगे तो ये कितना गया, 5 आ गया। जब 5 में से यहाँ पर 16 में से 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 11 बच जाएगा। कितना बचेगा, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर किधर बचेगा, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए के दिया है, यानी ए में दिया है 11 किलोमीटर दक्षिण में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। आप देखिए बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, ए की जगह पर भागा रखते हैं, ठीक है। और बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, बी के जगह पर गुना, सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, तो सी के जगह पर प्लस, और यहाँ पर डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सही करेंगे, चिन्ह बदल दिए। देखिए यहाँ पर आपको 24 हो गया, फिर भाग कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, फिर गुने 6 दिख रहा है, फिर प्लस में 2 दिख रहा है, फिर माइनस 10 हो गया। ये प्रश्नार्थक चिन्ह गया। देखिए 6 चौक 24, 6 हो गया, ठीक है ना। तो 6 गुने 6 दिख रहा है, फिर प्लस में 2 दिख रहा है, और माइनस 10 हो गया। तो 6 के यहाँ पर 36 हो गया, 2 को जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे। यहाँ पर 6 36 एक 38 आ गया, ठीक है ना। 38 में 10 को माइनस कर लेंगे तो कितना गया, ये 28 आ जाएगा, ठीक है। कितना गया, 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 28 हो गया। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्प में मिश्रण निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, कथन बोलकर है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ कीबोर्ड, यहाँ पर माउस है, कुछ जो कीबोर्ड है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर की
बोर्ड को रखते हैं, ठीक है, कीबोर्ड। यानी कुछ कीबोर्ड क्या है, यहाँ पर माउस दिख रहा है, ठीक है ना, ये माउस हो जाएगा, ठीक है, किस कुछ कीबोर्ड माउस है। आगे बोल रहा है कि सभी इन्वर्टर माउस है, तो सभी इन्वर्टर जो है ना वो माउस है, तो इन्वर्टर, ठीक है ना, इन्वर्टर, सभी इन्वर्टर क्या है, माउस के अंदर है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि कुछ कीबोर्ड इन्वर्टर है, तो कुछ जो कीबोर्ड है ना, देखिए ये आपको कीबोर्ड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इन्वर्टर दिख रहा है। क्या कीबोर्ड इन्वर्टर से आपको समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी माउस इन्वर्टर है, जो सभी माउस है ना, ये सभी जो माउस है वो इन्वर्टर है, नहीं, सभी जो माउस है इन्वर्टर के अंदर में थोड़ी दिया है, और यहाँ पर सभी इन्वर्टर जो है ना वो माउस के अंदर में है। ये बोल रहा है कि सभी माउस जो है ना वो इन्वर्टर के अंदर में होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। यानी दूसरा भी गलत, वह पहला भी गलत। यानी इसका मतलब क्या हो गया है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि दो समुच्चय आपको दिया है, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है जो इन दोनों के जैसे आपको समित दिख रही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में कैसे समित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहले इनको रखते हैं, ये क्या लिख रहा है, और यहाँ पर 26 लिख रहा है, और 26 में यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 46 आ गया। देखिए अगर 26 को और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 46 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा को रखते हैं, देखिए यहाँ पर 12 को और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे भी 16 दिया है, यानी दोनों यह क्या कर रहा है कि दोनों देखिए पहला और तीसरा अंक को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इन तीनों शब्दों से ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 7 को और इनको जोड़ेंगे तो 13 7 कितना आ गया, 20 आ गया। 23 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। बी को देखते हैं, अब बी में क्या दिख रहा है, 17 और यहाँ पर 23, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया, लेकिन नहीं 3 होना चाहिए ना, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और सी को देखते हैं तो सी में 20 और 8 को जोड़ते हैं तो 28 होगा, लेकिन 31 दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। कैसे हो गया, देखिए 23 को और यहाँ पर 9 को, तो 9 और प्लस 23 को जोड़ने पर कितना गया, ये 32 आ जाएगा, क्योंकि 23 7 कितना 30 है और 3 32 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 32 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कुशल यानी श्रमिक, देखिए एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन यहाँ पर 100 कमाता है और एक कुशल श्रमिक यानी प्रतिदिन 50 कमाता है। तो यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में, बोल रहा है कि एक दिन में 400 कमाते हैं तो कुशल कितने, देखिए तो कुल कितने कुशल श्रमिक थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, एक कुशल श्रमिक है जो प्रतिदिन काम कर रहा है, ठीक है ना, वो 100 रुपये कमाता है। यानी एक कुशल प्रतिदिन जो काम कर रहा है वो 100 दिन कमाए 100 रुपये कमाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 50 रुपये कमाता है, लेकिन एक और कुशल है जो प्रतिदिन काम करके कितने 50 रुपये कमाता है। तो बोल कर रहा है ना कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में 400 कमाते हैं तो कुल कुशल कितने थे। तो ये बोल रहा है कि 5 आदमी मिलकर ना, 5 कुशल मिलकर वो एक दिन में 400 कमाते हैं, ठीक है, एक दिन में 400 कमाता है। ताकि बताना कि कुल कुशल कितने थे। देखिए तो 2 को तो ले लिया है, ये 2 को ले लिया ना, 2 को तो बता रहा है कि 100 रुपये और 50 रुपये कमा रहा है, लेकिन बाकी कितना बचा, 3 को बच गया। तो यहाँ पर देखिए ये 5 दिख रहा है, और जब 5 हो गया ना, अब इसमें 5 को पूछ रहा है, 5 को मिलाकर, तो यहाँ पर पहले देखिए यानी एक को ले लिया, ठीक है, 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, 100 रुपये कमा रहा है। फिर दूसरा को ले लिया तो दूसरा भी क्या करे, ये 50 रुपये कमा रहा है। तो ये तो 2 को ले लिया तो बचा कितना, इसमें 3 9 बचा है, तो यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 ही हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो आपको वही बोला कि कुल कुशल श्रमिक कितने थे, तो 3 को थे, तो 3 तो हो ही जाएगा। लेकिन इसको क्या करेंगे ना, इसको यानी शॉर्ट में बताते थे, यानी शॉर्ट में इसको सोल्व किए, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक भी लगाएंगे, ठीक है ना। इसको विस्तार से बताने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको एक रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ये सभी कुशल क्या है, तो 100 रुपया है, तो पहले यहाँ पर मान लीजिए 100 कुशल को रखते हैं जो एक से रखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, ये 50 रुपये कमा रहा है, तो 50 को रखें, क्योंकि देखिए ये 2 का गया ना, ये 2 का गया, ठीक है, 50 एक से रखते हैं, ठीक है ना, नहीं सॉरी 50 एक नहीं 50 को रखेंगे, ठीक है, कुशल हो गया। अब देखिए इनको बोल रहा है कि 5 - x करेंगे,
ठीक है, क्योंकि देखिए यानी देखिए कुशल जो है ना, कुशल श्रमिक क्या है x है, और अकुशल संख्या श्रमिक कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे। अब बराबर में कितना आ गया, ये 400 हो गया, क्योंकि 400 कमाता है। अब पांचों को जोड़ेंगे ना, ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 100 आ गया, 100 x हो गया। अब देखिए फिर प्लस करेंगे, देखिए 50 25 तो 250 हो गया, यानी 50 में क्या करेंगे 5 से भी गुना है, 50 में x से भी गुना है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर माइनस 50 k हो गया, ठीक है, 50 x हो जाएगा, ठीक है, 50 x बराबर 400, ठीक है। अब देखिए अतः इधर देखिए ना, इधर 250, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए x में रखेंगे, x कितना दिख रहा है 100x, और यहाँ पर 50x, 100 में से 50 घटाएंगे 50x बच गया, ठीक है ना। फिर बराबर में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 225 ही दिख रहा है, सॉरी हाँ 250 और 400 दिख रहा है, तो 250 में देखिए 400 में से 250 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 150 हो गया, ठीक है ना, 150 आ गया। ये आपको यहाँ पर 150 आ गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको तो 50 था ना, ये क्या था यहाँ पर 50 है, इसको हटाइए, यहाँ पर आपको 50 x लिख रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपको 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 5 से 15 हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आपसे वही पूछा ना कि तो कुल कितने कुशल थे, तो 3 गो थे, कितने थे 3 गो, क्योंकि 2 गो तो पहले बता दिया है कि 100 रुपये और 50 रुपये कमा रहा है, तो पाँचों को मिला देंगे तो 5 गो, तो इनका मतलब कि 3 गो और मिला देंगे तो 5 गो हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर हैं, इसका यानी क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी एक त्रिभुज की भुजा यहाँ पर दे दिया है, कितना दिया है देखिए यहाँ पर 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर त्रिभुज हो गया, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल हो गया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हो गया, ठीक है ना, 1/2 आधार गुणे लंबाई, नहीं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई कितना दे दिया है 120 दे दिया है, और चौड़ाई कितना दिया है 126 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको तीसरा को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो 120 यानी 60 60 120 होता है, तो यहाँ पर आपको 60 आ गया, फिर गुने 126 आ गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर 75 और 60 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ गया ये 75 60 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि इसका सेंटीमीटर में कितना हो गया, तो 75 60 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो सेंटीमीटर देखते हैं कि 75 60 किस ऑप्शन दिख रही है, तो 75 60 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।